प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। एक बार फिर बातचीत के केंद्र में राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो देश में सुर्खियों का विषय बन जाता है। सुर्खियों से कांग्रेस को क्या लाभ होता है ये तो कांग्रेस ही जाने। वोटों की शक्ल में तो वो लाभ बहुत दिखाई नहीं देता, लेकिन राहुल गांधी पर केंद्रित चर्चाएं टीवी बहस का हिस्सा जरूर बन जाती है। राहुल गांधी कल भी हमारी बहस का विषय थे, चर्चा का विषय थे, विमर्श का विषय थे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर वोट चोरी के संदर्भ में नए तथ्यों को लेकर जनता के बीच बात रखी थी मीडिया के माध्यम से। आज फिर वो चर्चा में है, क्योंकि कल शाम को ही उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि युवा, छात्र और भारत की जेन जेड ये लोकतंत्र को बचाएंगे। ये जो जेन जेड है, मतलब जनरेशन जेड, 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए लोगों का समूह, जिसने नेपाल में तथाकथित तौर पर तख्ता पलट कर दिया। एक चुनी हुई सरकार अपदस्थ हो गई, अराजकता की स्थिति बनी, भयानक हिंसा का माहौल बना, 70 से ज्यादा लोगों की मौत आधिकारिक रूप से हुई, संसद भवन जल गया, राष्ट्रपति भवन जल गया और भी कई सरकारी प्रतिष्ठान जल गए और बदले में वहां के प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। पर इसके साथ साथ विपक्ष के नेता भी ठीक ठाक तरीके से पीट पाट दिए गए, सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हुए। पूर्व प्रधानमंत्री की पिटाई होते हुए देखा, वित्त मंत्री की पिटाई होते हुए देखा, उनकी पत्नी को जला दिया गया, इस प्रकार के दृश्य भी देखे। पर भारत की सियासत में अब जेन जेड से उम्मीद जताई जा रही है। अपनी सुविधा के अनुसार राहुल गांधी देश के संदर्भ में जता रहे हैं और भाजपा भी पीछे नहीं है। ममता बनर्जी को हराने की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी असफल रह रही भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल के संदर्भ में चाह रहे हैं, अपने बयानों से जारी कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जानना यह है कि क्या ये राजनीतिक दल देश की राजनीतिक व्यवस्था से निराश हो चुके या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बाहुबल से इनका भरोसा खत्म हो गया। राहुल गांधी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है कि वह इस देश के लोकतंत्र और सत्ता को, व्यवस्था को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं पर यह भरोसा नहीं है, तभी इस प्रकार का आह्वान कर रहे हैं। भाजपा हमलावर है राहुल गांधी को लेकर, कह रहे हैं कि राहुल गांधी गृह युद्ध कराना चाहते हैं, अराजकता लाना चाहते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि देश के राजनेता इस प्रकार की भाषा के साथ में अपनी अभिव्यक्ति क्यों दे रहे हैं। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, डॉक्टर ममता त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और इन दोनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए प्रेम कुमार जी हैं। चर्चा की शुरुआत हम प्रियंका जी से करते हैं और प्रियंका जी से समझना चाहते हैं क्या हुआ। प्रियंका जी, राहुल गांधी इतने निराश और हताश आप लोगों से हो गए, वो नहीं लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उम्मीद है, वो लिख रहे हैं छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, जेन जेड के लिए। क्या कहती हैं आप? आपने इतना निराश कर दिया राहुल जी को। नहीं वासु जी, ये भारत देश है, यहाँ आंदोलन होते रहे और आज से नहीं होते रहे। चाहे वो आजादी का आंदोलन हो, चाहे वो आप किसानों का आंदोलन देख लीजिए, चाहे वो चिपको आंदोलन देख लीजिए, आप भूदान आंदोलन देख लीजिए, ये सारे आंदोलन तो होते ही रहे। करने वाले कौन थे? हिंदुस्तान के नागरिक थे। तो ये भी अब ये पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आज जो सरकार चल रही है भारत में, वो पूरी तरीके से अडानी के लिए काम कर रही है, वो पूरी तरीके से जो नेता मंत्री उनके बच्चों के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से आप देखिए आसपास के देशों में हो रहा है, उसका पूरा पूरा जो है सब दिख रहा है साफ साफ कि किस तरीके से यहाँ पर भी किसी की बात ही नहीं सुनी जा रही। और सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है वोट चोरी का मुद्दा। लगातार हम एविडेंस के साथ में पीपीटी के माध्यम से लगातार हम चीजों को खोल रहे हैं। जो चोरी कर रहा है वो तो चुप बैठा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हकीकत क्या है उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चले आते हैं। और क्यों चले आते हैं, मुझे ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। लेकिन दूसरी चीज एक ये भी है कि आप अगर किसी चीज की कंप्लेन लेकर जाएंगे, अब आप बताइए कि एक नया बिल पास हो गया, उस बिल में ये लिख दिया कि चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके खिलाफ ना ही आप कहीं किसी कोर्ट में जो है उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा कर सकते हैं, ना ही किसी तरीके की उनकी कोई सजा हो सकती है। तो ये क्या है? आप अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर आप किसी चीज को एक्सपोज कर रहे हैं, अगर कोई चीज गलत हो रही है, तो ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर चीज का एक पूरी तरीके से ओवरलुक होना चाहिए।
उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल तो कोर्ट ही कर सकता वो है तो ना। ठीक है प्रियंका जी, मेरा सवाल बुनियादी था। आप चीजों से निराश हैं, आक्रोशित हैं, ये सब तो अपनी जगह, पर सवाल यह कि राहुल गांधी एक देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के नेता हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। मेरा सवाल आपसे बुनियादी तौर पर यह था कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाजुओं में जोर नहीं रहा? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमीन पर लड़ने की मादा नहीं रहा? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जज्बे का अभाव राहुल गांधी ने देख लिया, इसलिए अब उनकी उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं है, उनकी उम्मीद छात्रों से हो गई है, युवाओं से हो गई है, 1995-97 से पैदा हुए और 2012 तक पैदा हुए लोगों से हो गई है। तो मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में इतनी निराशा और इतनी नाराजगी राहुल गांधी की क्यों है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट ओनली द लीडर ऑफ ओनली, जो कहते हैं ना कि पार्टी के लोगों के ही लीडर नहीं होते। जी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब होता है कि उस देश की एक मैक्सिमम आबादी जो सत्ता पक्ष को वोट नहीं देती है, वो उसको भी लीड करते हैं। जी। आज बात उनके अधिकार की है, आज बात लोकतंत्र की है, आज बात संविधान की है। जो संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, वो छीना जा रहा है, और उसकी सुनवाई कहाँ हो रही? आप बताइए, कोई मीडिया ऐसी है जो ये सवाल पूछ सके कि अगर सवाल पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग से, तो जवाब आप क्यों दे रहे हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी करते हैं, उसके चंद मिनटों के बाद वहां से एक भारतीय जनता पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जस्टिफाई कर दिया जाता है कि कोई जांच की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। 18-18 लेटर सीआईडी लिखती है, सीआईडी लिखती है, कोई कांग्रेस पार्टी के लेटर नहीं है। सीआईडी लिखकर एविडेंस मांग रही है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए, क्या 36 सेकंड में 2 एप्लीकेशन भरी जा सकती हैं वोट काटने की? क्या राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए वो झूठ है? और अगर उनके आरोप झूठ है, तो अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सिर्फ बातों से कि तथ्य रहित है, सिर्फ बातों से कि आप ऐसे कर सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सब कुछ देश के सामने तो है, ऐसा काम तो नहीं चलेगा। प्रियंका जी बार बार दलील ये दे रही कि देखो काम ठीक नहीं हो रहा है, पर प्रियंका जी मुझे इस बात का जवाब नहीं दे रही कि कांग्रेस इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रही, क्यों कांग्रेस से इतर उम्मीद बांधनी पड़ रही है राहुल गांधी को। लेकिन लौटकर आते हैं डॉक्टर ममता त्यागी के पास और ममता त्यागी से जानने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी से इतना घबरा क्यों जाते हैं आप लोग भाई? राहुल गांधी एक ट्वीट करे, राहुल गांधी एक पत्रकार वार्ता करे, पूरी भाजपा सारा काम छोड़कर केवल राहुल 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 की माला जपने लगती है। वो भाजपा राहुल का नाम की माला जपती है जो कहती है राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पर ऐसा लगता है कि आपके पास तो राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेने के अलावा ममता जी कोई काम ही नहीं रह गया है। क्या कहती हैं आप? राहुल गांधी ने कितना मजबूर कर दिया आपको? नमस्कार हिमांशु जी, और आपकी सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आपके जवाब में इतनी सी बात करके खत्म करूंगी कि हमारे सिर्फ कुछ नेता उनकी बात का जवाब देते हैं, और देश के कार्य, देश के विकास, देश के इकोनॉमी के लिए जो चीजें हो रही है वो लगातार, निरंतर, बिना रुके, बिना किसी हॉल्ट के, बिना किसी बहकावे में आए चलती रहती है। और देश की जनता भी अब राहुल गांधी के नई नई प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, कि जान चुकी है कि 90 चुनावों में हार के बाद उनकी मनस्थिति क्या होती जा रही है। और मुझे आश्चर्य हुआ, अभी शाम होते होते सैम पिट्रोदा के, अगर आपने भी सुना हो, एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान से प्यार का, जो उनके ही पार्टी के विदेशी चीजों का देखभाल करने वाले हैं। तो राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, मुझे कभी कभी वही वाली बात याद आ जाती है कि उन्हें एक पर्ची दी जाती है। अब मैं ये पर्ची वाली बात क्यों कह रही हूँ, आप जरा गौर से समझिएगा। उन्होंने जो अपने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी खुद किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं शायद वो हिसाब नहीं लगा पाए। वो जनरेशन एक्स से बिलोंग करते हैं। बीच के मिलेनियल्स गायब हो गए, उन्हें उनकी भी याद नहीं है, क्योंकि जनरेशन याद करना हो सकता है उनके लिए थोड़ा कठिन रहा हो कि कौन सी जनरेशन में मैं हूं और मेरे से बाद में कौन सी जनरेशन। लेकिन जैन जी को ले लिया। जैन जी को इसलिए ले लिया क्योंकि उन्हें किसी ने पर्ची दी कि नेपाल में जैन जी ने कार्य किया था, तो जैन जी लिख दिया। लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, वो कांग्रेस प्रवक्ता से भी, कि आखिर उन्होंने अपनी जनरेशन, जिसको वो युवा जनरेशन कहते हैं, जैन एक्स का नाम क्यों नहीं लिया, मिलेनियल का नाम क्यों नहीं लिया? आखिर उन्हें जैन जी ही क्यों याद आ? और जैन जी जानते हैं, किसी देश का जैन जी वो जनरेशन होती है जो देश का भविष्य होता है। देश का पूरा भविष्य जैन जी संभालेगी। आज 2030 के बाद देश में क्या होगा वो जैन जी संभालेगी। और हमारे देश की जैन जी वो जैन जी है जो वर्ल्ड चेस में चैंपियन बन रही है। प्रगंदा ले लीजिए,
आंद्रे अगैसी, वो अगैसी, अर्जुन अगैसी ले लीजिए, और हमारे ये मनु भाकर ले लीजिए, ये हमारे जैनजी हैं जो नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ओलंपिक में 2-2 मेडल ला रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है, देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कौटिल्य जैसे लोग भी हैं जो वाकई में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वो ज्योग्राफी की कितनी नॉलेज रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जब जनरेशन ही नहीं याद रख पाते, वो भूल ही जाते हैं कि अपनी जनरेशन क्या है, अपने आप को युवा कहते हैं, और एक्स जनरेशन को अगर वो युवा कहते हैं तो वाई और वो मिलेनियल को कहा है वो गुम जाते। तो इनकी जो पर्ची वाला सिस्टम है ना, जैसे कोई भी ट्वीट करते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, आपने देखा होगा बाद में सुप्रीम कोर्ट के लिए उसी में अनकंडीशनल माफी मांग लेते हैं। तो इनको चीजों का अकॉर्डिंग वो ट्वीट कर देते हैं और उसका इम्प्लीकेशन भी नहीं जानते कि उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अच्छा ममता त्यागी जी, इतनी अगंभीर बातें अगर राहुल गांधी करते हैं तो आप लोग ऐसे कदम क्यों उठाते हैं? जिस लोकतांत्रिक संस्था, संवैधानिक संस्था की गरिमा का हवाला आप देते हैं, चुनाव आयोग का, उस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत कर दिया। क्यों आपने मुख्य न्यायाधीश को उसके निर्वाचन की प्रक्रिया से अलग कर दिया, चयन की प्रक्रिया से अलग कर दिया? सवाल है। आप वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताते हैं, पर आप स्वयं ही संशोधन ला देते हैं और बिना बहस कराए पारित करा लेते हैं, जिसमें आप ये प्रावधान कर देते हैं कि चुनाव आयुक्त के रूप में जो काम कर रहे हो उन पर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर राहुल गांधी इतने ही गलत थे तो ये 2 कदम आपको क्यों उठाने पड़े? क्या ऐसी मंशा रही आपकी जिसके चलते आपने ये संशोधन किए? हिमांशु जी, विपक्ष या राहुल गांधी किसी भी चीज पर, मुद्दे पर सीरियसली बात ही नहीं करना चाहता। ये आप अपने संसद की जो कार्यवाही उससे पता लगा सकते हैं। उनका मतलब सिर्फ हंगामा खड़ा करना होता है। जैसे मैंने आपके शायद चैनल पे फिर भी बोला हो, मैं फिर बता दूं, एक बहुत ही फेमस कोट है कि कहा तो ये जाता था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था, शर्त ये थी कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी का यहाँ मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना होता है। वो बदलाव से या चेंज से, लोकतंत्र से या वोटों में लोगों के साथ खड़े होने से कोई मतलब नहीं। चलिए ममता जी, मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। राहुल गांधी बिल्कुल ही अगंभीर शख्स, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवाल को कुछ गंभीरता से लेंगे। मैं जानना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशित किया था कि मुख्य न्यायाधीश हों, प्रधानमंत्री हों, नेता प्रतिपक्ष हों, और ये 3 सदस्यीय समिति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। आपने उसे संशोधित कर दिया, मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, उसके स्थान पर केंद्र सरकार के एक मंत्री को शामिल कर लिया, बहुमत प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री का। संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता के संदर्भ में ऐसा संशोधन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, पहला सवाल। और ऐसी उनको रक्षा कवच देने की क्या जरूरत आन पड़ी कि उनके द्वारा जो कुछ किया जाएगा इसको किसी अदालत में कभी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती? 2 सवाल है मासूम से, आपके दावों की परीक्षा है। ममता जी, आपके पास तर्क है? देखिए हिमांशु जी, इस बात को, इस तर्क को मैं जो जवाब दूंगी वो इस तरह से दूंगी कि हमारे चुनाव के इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग राहुल गांधी जी जो भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्या वो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में उसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता? एसआईआर के हमारा एक संरक्षक का कार्य कर रहा है। आप ऐसे समझ लीजिएगा, घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं या दादा या होता है, देखभाल करना, सुपरवाइज करना, वो उस मेन हिस्से, कई बार डिसीजन मेकिंग के हिस्सा नहीं होते या उनको इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन वो संरक्षण में उन्हीं के रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट के संरक्षण में चीजें हमेशा रहती हैं। और अभी भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे पूछा गया कि अगर आप लोगों की वोटों के लिए, ये लोकतंत्र के लिए इतने चिंतित हैं तो आप इसके लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो राहुल गांधी जी ने क्या जवाब दिया कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, सिर्फ शोर मचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करना या उसकी लड़ाई को आगे ले जाना मेरा कहीं से कहीं कोई मकसद नहीं है। तो विपक्षी दलों की जो राजनीति है वो प्रोपेगेंडा खड़ा करने की, फॉल्स नैरेटिव जनरेट करने की। ममता त्यागी ने मेरे सवाल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। वो राहुल गांधी को ही सुविधा का विषय मान रहे हैं, पर प्रेम कुमार जी शायद हमारी मदद कर सके। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? देश के नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था से थक गए, इसलिए अराजकता का आह्वान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह चाहते हैं पश्चिम बंगाल के युवा सड़क पर उतरे,
जैसा नेपाल में हुआ है वैसा पश्चिम बंगाल में कर दें। क्यों? क्योंकि हमसे तो हो नहीं पा रहा, लगातार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं अब आप पे ही भरोसा है, क्योंकि कांग्रेसियों से तो हो नहीं पा रहा, उनसे भी नहीं हो पा रहा। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी, हताश नेताओं की हारी हुई अभिव्यक्ति भारत के संदर्भ में? देखिए हिमांशु जी, हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से बंधा हुआ गुंथा हुआ होता है, लेकिन उसका जनाधार जो है उनके सैद्धांतिक आधार पर लोकतांत्रिक आचरण के अनुरूप बढ़ता घटता रहता है, कार्यक्रमों के हिसाब से होता है। उन कार्यक्रमों में आंदोलन भी शामिल होता है। तो हर राजनीतिक दल ये अपील करता है कि युवा हमारे साथ आए, बदलाव के लिए सामने आए, परिवर्तन के लिए आए। सब युवाओं से अपील करता है, क्योंकि हर आंदोलन की जो एनर्जी पावर है वो युवाओं में होती है। नेपाल ने जो भी दिखाया वहां भी युवाओं का योगदान दिखा। लेकिन एक बात है कि नेपाल में किसी राजनीतिक दल ने आह्वान नहीं किया था कि वहां परिवर्तन हो। वहां तो राजनीतिक दलों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके आचरण के खिलाफ युवाओं का गुस्सा था। और हमने अपने देश में भी देखा था कि कोई एक राजनीतिक दल अन्ना आंदोलन नहीं कर रहा था। हाल के अन्ना आंदोलन की चर्चा करें जी, सभी राजनीतिक दल इकट्ठा हुए थे। भ्रष्टाचार मुद्दा था और शासन के खिलाफ एक गुस्सा था। वो सही गलत अपनी जगह है, लेकिन जनता सड़क पर थी और उसके बाद चुनाव के जरिए वो परिवर्तन हुआ। संवैधानिक तरीके से परिवर्तन दिखा देश में, ये भी है। जितने भी आंदोलन इससे पहले जो जनता पार्टी के समय में जो भी आंदोलन हुआ, जो संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से ही दिया गया, वो भी तो अगर देखा जाए तो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन था। संवैधानिक दृष्टि से कभी भी आप कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं। नक्सलवादी मूवमेंट पूरा जो है इस देश में चला, यही नक्सलवाद को हम लोग गलत मान भी लेते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों को तो गलत नहीं मानते, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। तो कम्युनिस्ट पार्टियां भी सशस्त्र क्रांति की बात बोलती थी, जिससे बाद में वो पीछे हटी, वो भी संवैधानिक दायरे में क्रांति की बात करने लगी। तो क्रांति का मतलब जनता को तैयार करने की आजादी तो हमारा संविधान देता है, और क्रांति का मतलब हमेशा शस्त्र उठाना नहीं होता है। तो जब युवा को बदलाव के लिए आमंत्रित किया जाता है तो इसको अपना अपना पक्ष है कि वो सत्ता पक्ष तो हमेशा इसको अपने अगेंस्ट मिलेगा जी, लेकिन अपोजिशन को ये हक है, कोई भी पार्टी अपोजिशन में रही है तो ये करती रही है। वो तो ठीक है, मेरे सवाल का आपने उत्तर नहीं दिया। क्या ये हताश नेता की अभिव्यक्ति है? नेपाल में जो हुआ वो एक अराजक किस्म का कृत्य था प्रेम कुमार जी। युवा देश बचाने के लिए निकले थे, अपने ही राष्ट्रपति भवन में आग लगा के, अपने ही सुप्रीम कोर्ट में आग लगा के, अपने ही संसद भवन में आग लगा के, अपने ही मंत्रालय में आग लगा के, अपने ही यहाँ के बने हुए होटल में आग लगा के। क्या भारत के राजनयिक इस मॉडल पर आना चाहते हैं? क्योंकि हमसे तो मोदी जी हटाए नहीं जा रहे, हमसे तो ममता बनर्जी हटाई नहीं जा रही। अब कुछ तुम ही ऐसा कर दो ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। सही मानते हैं प्रेम कुमार जी? यही आदर्श बच गया। अब यहां दो बातें हैं जो आपने अपने शब्द का जितना भी इस्तेमाल किया, अपने ही अदालत में, अपने ही संसद में, जनता की नजर में वो अपने नहीं रह गए थे, इसलिए उन्होंने उसको जलाया। और वक्त उसको सही साबित करेगा। आज उसको अराजक कह रहे हैं वो लोग जो इस व्यवस्था को मान रहे थे। लेकिन आपका प्रश्न दूसरा है कि हिंदुस्तान में क्या राहुल गांधी हताश हो गए हैं, ये आपका प्रश्न है। एक राजनीतिक नेता के रूप में युवाओं से आह्वान करना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ही बदलाव नहीं लाता है जी। बदलाव तो जनता लाती है, बदलाव युवा लाते हैं, बदलाव वोटर लाते हैं। तो वोटरों से सब याद कीजिए, आप लोकसभा चुनाव चल रहा था और नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले वोटर से अपील की थी कि जब वोट देने जाना तो शहीदों को याद कर लेना, वो पुलवामा के शहीदों को याद कर लेना। तो वो भी तो देश के नए वोटरों से एक उम्मीद ही थी ना, वो अपनी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से नहीं थी, देश के युवाओं से थी। तो देश के युवाओं से राजनीतिक दल अगर बोले तो आप उसको हताशा बोलते हैं, तो ये आपकी सहूलियत, लेकिन ये वहां तक नहीं है, इसका थोड़ा व्यापक अर्थ होता है। नहीं, मेरी हताशा के संदर्भ में सवाल केवल मोदी जी के संदर्भ में नहीं है, राहुल जी के संदर्भ में नहीं है।
पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी भाजपा के नेता ऐसे आह्वान कर रहे हैं, जहां ममता बनर्जी को अपदस्थ करने की लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, पर जनता के स्तर पर समर्थन नहीं मिलता वोट चोरी के इतने आरोपों के बीच में भी। मैं वापस आता हूं डॉक्टर ममता त्यागी के पास। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? क्या करे झंझट? जैसा नेपाल में हुआ वैसा, बांग्लादेश में हुआ वैसा, या कुछ और ऐसा वैसा? देखिए हिमांशु जी, सीधी बात है कि इस देश का संविधान बचा रहे। इस देश में जिसका जो हक है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसका हक बचा रहे। इस देश में वोट देने का अधिकार जो है, जिसको वोट देना चाहे, एक यहाँ का जो नागरिक है जिसको वो अधिकार संविधान ने दिया, वो बचा रहे। ये लड़ाई इसी की, और बाकी सारी लड़ाइयां बाद में, क्योंकि जनता के मुद्दे तो हम उठाते ही चले आ रहे हैं, और जनता के मुद्दे कन्वर्ट कैसे होंगे जब तक वोट सही नहीं पड़ेगा? अगर किसान आंदोलन हुआ तो उसके बाद किसानों की बात माननी पड़ी ना। नहीं प्रियंका जी, ये मुद्दे तो आपने बता दिए। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, क्या करे जेन जेड, जेन जी, जनरेशन जी जिसे बोल रहे हैं, क्या करे? राहुल गांधी क्या चाहते हैं उनसे? क्या करें वो? देखिए आज क्या है, आज जब जेनजी जिसको कह रहे हैं आप, वो जब सड़कों पर निकलता है और जब पेपर उसका लीक होता है, तो वो सवाल तो पूछता है ना, क्या करे जैन जी? अरे भाई सवाल पूछे ना सरकार से, और क्या चाहते हैं? उसके अधिकार छीनने क्यों? उसके अधिकार जो उसको संविधान ने दिए, इस देश के लोकतंत्र ने दिए, वो अधिकार अगर कोई छीनेगा तो उसको सवाल पूछना पड़ेगा। और जनता सवाल पूछे, यही चाहते हैं राहुल गांधी जी। तो जनता सवाल पूछे, प्रियंका जी का ये कहना है। डॉक्टर ममता त्यागी, इस पर कोई ऐतराज आपका? एक जनता अपने सत्ताधीशों से सवाल करे, इसे अराजकता के तौर पर देखा जाएगा? गृह युद्ध चाहते हैं, इस रूप में देखा जाएगा? प्रियंका जी बता रही हैं राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के युवा सरकार से सवाल करें। क्या आप नहीं चाहती कि जनता को यह हक होना चाहिए, देश के युवा को यह हक होना चाहिए कि वो सवाल कर सके? आप इतने परेशान क्यों हो गए? सुधांशु जी, जी जैन जी क्या चाहती है, और ये आपको नेपाल में जो हुआ वो हैरानी जाएगा। जैन जी चाहती थी परिवारवाद से मुक्ति, और राहुल गांधी जी जीता जागता उदाहरण है परिवारवाद का और वंशवाद का। जैन जी चाहती थी वो लोग जो जनता के पैसों पर लेकर बाहर विदेशों में छुट्टी मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, आखिर उनके आगे जैन जी खड़ी हुई थी, और जैन जी आज भी यही चाहती है। जैन जी चाहती है कि वंशवाद, परिवारवाद से दूर हटकर जैन जी स्पीड से आगे बढ़े, नई नई इन्वेंशंस में आगे जाए, एआई मॉडल्स पे आगे जाए। लेकिन राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं, विचार करने योग्य बात यह है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं, क्या होता है प्रियंका जी, जब आप लोग परिवारवाद के संदर्भ में इस प्रकार की दलीलें देते हैं, राहुल गांधी का जवाब देने के लिए अनुराग ठाकुर को बिठा देते हैं। वंशवाद का उदाहरण है, धूमल जी के बेटे हैं। वंशवाद के संदर्भ में सवाल उठाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल रखते हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास में स्वयं एक लंबी फेरिस्त है पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को लगातार पद पर, स्थान पर देने की। एक राहुल गांधी ही आपको परिवारवाद के तौर पर दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल, जवाब देना चाहूंगी हिमांशु जी आपकी इस बात का। जी, इसमें याद करना चाहिए योगी जी को भी, रेखा गुप्ता जी को भी, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी, और एमपी के चीफ मिनिस्टर्स को भी, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। रेखा गुप्ता जी जो बिल्कुल आम नागरिक होकर और लोगों के साथ जुड़ी हुई और चीफ मिनिस्टर बन गई। लेकिन अब आप बात करते हैं कि राहुल गांधी बीच में मतलब उनको चीजें हम बार बार क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर अगर कोई पीएम बनता है तो जिसे वो चाहते हैं उसके अनुसार बनता है, या गांधी परिवार बनता है, और गांधी परिवार एक सोच रखता है। क्या सोच रखता है उस पर गौर देने की जरूरत है, इसलिए इस बात को टारगेट किया जाता है। वाह ममता जी, यहां पर वो सीएम बनता है जिसको राहुल गांधी चाहते हैं, जिसको गांधी परिवार चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जिसे विधायक चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है क्या? जिसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पसंद करता है वो मुख्यमंत्री बनता है। ना भरोसा हो तो वसुंधरा जी से पूछिए, ना भरोसा हो तो शिवराज जी से पूछिए, ना भरोसा हो तो डॉक्टर रमन सिंह से भी पूछ लीजिए। मौके मिलेंगे आपको पूछने के। बहरहाल मैं अंतिम टिप्पणी के लिए एक बार फिर प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं, और प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या राजनीतिक दल अब अराजकता के स्तर पर जाकर भी सत्ता परिवर्तन की चाह रखने लगे हैं? राजनीतिक लड़ाइयों को अब अस्थिर वातावरण के साथ जीतने की कोशिश है। दोनों संदर्भ में, देश के संदर्भ में राहुल गांधी का आह्वान और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भाजपा के नेताओं का आह्वान। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे प्रेम कुमार जी? जी हिमांशु जी, मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दल या कोई नेता अगर चाह भी ले
कि वो अराजकता पैदा करें तो वो नहीं कर पाएंगे। एक तो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, और दूसरी ये है कि अराजकता शासन व्यवस्था के कोलैप्स होने से होती है, जो जनता फील करती है। जब इस चीज को सबसे पहले जनता फील करती है, किसी राजनीतिक आंदोलन, किसी राजनीतिक नेता के कहने पर जनता व्यवस्था परिवर्तन के लिए उतर जाए, इसके उदाहरण नहीं मिलते। जनता स्वयं उतरती है, जनता स्वयं उतरती है, प्रेम कुमार जी का यह कहना है। तो ये राजनीतिक दलों के लिए समझ का विषय होना चाहिए। उन्हें अगर सत्ता परिवर्तन चाहिए तो जनता का दिल जीतना चाहिए, ना कि अपनी हारी हुई लड़ाई के संदर्भ में जनता को प्रेरित करने की कोशिश करें कि आप ही अराजकता के माध्यम से उस लड़ाई को जीत जाइए जो हमसे नहीं जीती जा रही। भारत के संदर्भ में सत्ता परिवर्तन के लिए अभी भी लोकतांत्रिक तरीके जिंदा है। उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही लड़ाई को जीतने की कोशिश करेंगे, ना कि बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका को अपना रोल मॉडल मानेंगे। इस उम्मीद के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सदा प्रणाम।